हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो पिछले दिनों न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आए हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे खबर या न्यूज़ नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपको खबर तो पता पड़ी ही जाएगी, साथ में उनसे जो भी एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन बनता है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे आपको इस वीडियो में पता पड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये हमने अपनी चैनल है हमारा स्टडी डायलॉग्स, उसकी कम्युनिटी में दिया था। वहाँ पर हम लोग आपके प्रैक्टिस के लिए रेगुलरली क्वेश्चन डालते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 95% बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी रहता है, साथ में ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि डे एंड नाइट अकर्स बिकॉज, यहाँ पूछा है कि दिन और रात क्यों होते हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल यही बात है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, मतलब कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से दिन और रात होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, आप सबको पता है हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर इसका एक्सिस है, ठीक है, अपने एक्सिस पर ये घूमती है, घूर्णन करती है इस टाइप से, यहाँ पे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पश्चिम टू पूरब की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी जो धरती है वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है। जैसे कि आपने कभी लट्टू चलाया होगा, ठीक है, आपने लट्टू को चलाया, लट्टू ऐसे घुर घुर करके खुद ही घूम रहा है, यहाँ पे खुद ही घूमे जा रहा है। तो ये हो गया कि अपनी ही एक्सिस पर घूमना। तो इसी की वजह से यहाँ पर दिन और रात होते हैं। अब देखो, जैसे कि ये हमने माना कि सूरज है, ठीक है, यहाँ पर हमने माना कि ये हो गया आपका सूरज, ये सूरज हो गया, सूरज की किरणें आ रही हैं, ठीक है, और ये अपना एक्सिस जो है एक ही 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में ये रोटेशन पूरा कर लेती है, अपना घूर्णन पूरा कर लेती है। तो यहाँ पर इस फेज़ पर अभी दिन हो रहा है, लेकिन अगर यही वाला फेज़ आपका घूमते घूमते बाहर, यहाँ पर आपका दिन हो रहा है, डे हो रहा है, लेकिन ये बाद में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज से ये पीछे चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगी रात, ठीक है। तो यहाँ पे रात हो जाएगी और यहाँ पे दिन है। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सूरज की लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आपका दिन हो रहा है और पीछे वाले फेज़ में यहाँ पे रात हो रही है। तो इसीलिए पृथ्वी के रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनकर भी आता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसमें कन्फ्यूज़न में रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ भी लगाया है, लेकिन वो तब होता है अर्थ के रिवॉल्यूशन या फिर पृथ्वी की परिक्रमण की वजह से सीजन्स जो होते हैं, आपकी ऋतुएँ होती हैं, वो चेंज होती हैं, ठीक है। और दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से चेंज होते हैं, और अगर ऋतुएं चेंज हो रही हैं तो पृथ्वी के रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, ये देखो, जैसे ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा हो गया सूरज। अब यहाँ पर हमारी पृथ्वी यहाँ पर आई, फिर हमारी पृथ्वी यहाँ पे, मतलब सूरज के चक्कर काट रही है। तो काटते काटते यहाँ पर आपका हो गया 22 दिसंबर, ये हो गया आपका 21 जून, ठीक है, ये आपका हो गया 23 मार्च और ये हो गया आपका 23 सितंबर। तो यहाँ पर आपके दिन सीज़न चेंज हो रहे हैं, जब वो पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है हमारी पृथ्वी, तो उससे आपका सीज़न चेंज हो गया। अगर पृथ्वी अपनी ही दूरी पर चक्कर काट रही है, घूर्णन कर रही है, तो उससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि मौसम कैसे बदलते हैं, तो उसकी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बना दी है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर सीरीज़ चल रही है जीएस एमसीक्यूज़ की। देखो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। उसके अलावा आपको पॉलिटी, मतलब कि राज्य व्यवस्था की भी एमसीक्यूज़ मिल जाएंगी, जो कि जिसमें हम लोग आपके लिए 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। और एनसीईआरटी भी हमारे चैनल पर चल रही है, जहाँ पर कि हम लोग एनसीईआरटी को आपके डिटेल में पढ़ाते हैं और फिर उसी के एमसीक्यूज़ भी लेकर आते हैं, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए। एक सीरीज़ हमारी ट्रिक्स की, जिसमें कि हम लोग आपके रेगुलरली 5 एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं, अनोखे तरीके से लेकर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है करंट अफेयर की, जहाँ पे कि हम लोग आपके लिए मंथली मैगजीन लेकर आते हैं। मार्च की हमारे आपके लिए आ गई है,
जाके आप देख सकते हैं। और मेंस के टॉपिक्स भी लेकर आते हैं, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। अब देखो चैनल पर हम लोग कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते हैं, वो आपको मैंने बता ही दिया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सभी बच्चों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खावड़ा। ठीक है, खावड़ा द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विल सेटअप इन। यहाँ पर ये पूछा है कि खावड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ बनने जा रहा है। क्या वो गुजरात में जा रहा है, तमिलनाडु में जा रहा है, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कि वो गुजरात में बनने जा रहा है। अब देखो पिछले दिनों यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप है, उसने बोला है कि वो अडानी ग्रुप ने बोला है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क स्थापित करेगा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी हमारी कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये यहाँ पे स्थापित करेगा, रन ऑफ कच्छ में स्थापित करेगा। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पर क्या है कि ये क्या करेगा कि इस एरिया में, ठीक है, एकदम एरिया है, खाली एरिया है, तो यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाएगा। ठीक है, सोलर पैनल्स तो लगाएगा ही, साथ में विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यहाँ पे केवल सोलर पैनल्स ही नहीं बल्कि विंड एनर्जी, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करी जाएगी। साथ में इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो खावड़ा क्यों है। अब देखो विंड एनर्जी का मतलब हो गया कि पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया विंड एनर्जी का मतलब। अब इसका नाम खावड़ा ही क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि जो खावड़ा है इस एरिया के पास एक खावड़ा नाम का विलेज है। ठीक है, उसका नाम खावड़ा है, तो इसलिए इस पार्क का नाम यहाँ पे खावड़ा रख दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, अब इससे हेल्प क्या होगी, इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा कि जो भारत है, भारत ने आप सबको पता होगा कि ये बोला है कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक वो कोशिश करेगा कि नॉन रिन्यूएबल फॉसिल्स लेकर आएगा 500 गीगावाट की। तो यहाँ पर अगर ये ऐसा सोलर पैनल लगते हैं, इतने बड़े एरिया में सोलर पैनल्स लगते हैं, विंड एनर्जी लगती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पर इस टारगेट को अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। साथ में यहाँ पर हमारे भारत ने बोला है कि 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन भी करेंगे, तो उसमें भी हमारी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पर अडानी ग्रुप ने क्या बोला है कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग 81 बिलियन यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को प्रोड्यूस करें। अब ये बताओ, ये जो 81 बिलियन यूनिट की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है कि ये बेल्जियम, चिली, स्विट्ज़रलैंड जैसे इतने बड़े बड़े जो हमारे देश हैं उनको रोशन कर सकती है। तो आप खुद ही सोच लो कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट रहने वाला है, अक्षय ऊर्जा पार्क रहने वाला है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये अक्षय ऊर्जा पार्क रहने वाला है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क रहने वाला है। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है, खबर भी बता दी, और साथ में आपका एक क्वेश्चन बने कि कौन बनाने जा रहा है, तो ये आपका बनाने जा रहा है अडानी ग्रुप। ठीक है, कहाँ पर स्थापित होगा, गुजरात में होगा, रन ऑफ कच्छ में होगा। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि सोलर पैनल्स, ठीक है, के साथ साथ पवन ऊर्जा मतलब कि विंड एनर्जी भी लगेगी। और 81 उनका टारगेट है कि जब वो हमारा जो पार्क है पीक पर होगा तो 81 बिलियन यूनिट्स को पावर को प्रोड्यूस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। दुनिया में किस देश में सबसे ज़्यादा हाथी की आबादी है, ज़ाम्बिया, इंडिया, बोत्सवाना या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर है बोत्सवाना। अब देखो यहाँ पर खबर में क्या था कि बोत्सवाना ने, ठीक है, जो बोत्सवाना क्या है, देखो जो बोत्सवाना है बोत्सवाना जो है एक देश है जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। अब यहाँ पर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया का 1/3 जितने भी हाथी हैं उसके 1/3 हाथी आपको बोत्सवाना में ही मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसकी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर लगभग अगर बोलें तो 1,30,000 हाथी प्रेजेंट हैं। ठीक है, वहाँ पर अब बात क्या हुई थी कि यहाँ पर बोत्सवाना ने 2014 में हाथी की जो हंटिंग थी, ठीक है, शिकार था, उस पर बैन लगा दिया था, लेकिन 2019 में ये बैन हटा लिया। अब क्या होता था कि जो यूरोप से जो भी लोग थे वो अफ्रीका में, ठीक है, यूरोप से
यूरोप से जो लोग थे वो अफ्रीका में इन्हीं हाथियों की हंटिंग करने आते थे। अब उस हंटिंग का एक नया नाम है, वो है आपका ट्रॉफी हंटिंग। ठीक है, अब ट्रॉफी हंटिंग का मतलब ये हो गया कि शिकार, हंटिंग का मतलब हो गया शिकार। अब ट्रॉफी हंटिंग एक इम्पॉर्टेंट एक आपका कंसेप्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि ट्रॉफी हंटिंग क्या होती है। यहाँ पर है यहाँ ये एक टर्म हो गई आपके लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है, टर्म है कि ट्रॉफी हंटिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ट्रॉफी हंटिंग ये हो गई कि यहाँ से जो यूरोपियन लोग आते हैं यहाँ पे हाथियों को अपने शौक के लिए मार के उनके जो भी दांत वगैरह होते हैं उनको लेके चले जाना, दांत हो गया, खाल हो गया, मतलब जानवरों का शिकार करना और उनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चला जाना, तो वो होती है ट्रॉफी हंटिंग। वही ट्रॉफी हंटिंग को बोत्सवाना ने अलाउ कर दिया। इसको देख के जर्मनी ने बोला कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जानवरों को मारना गलत होता है। लेकिन बोत्सवाना ने क्या बोला कि नहीं, ये जानवरों का मारना गलत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे हाथी हैं जो कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में केओस फैला रहे हैं, मतलब कि अफरा तफरी का माहौल इन्होंने बना रखा है। हमारे जो किसान हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग ये हमारे लिए हमने इसको लीगल कर रखा है, बोत्सवाना ने ये बोला। लेकिन जो क्रिटिक्स लोग हैं, ठीक है, और जर्मनी ने ये भी बोला कि ये वाइल्ड लाइफ को खतरा है। बोत्सवाना ने बोला नहीं है वाइल्ड लाइफ को खतरा, क्योंकि हमारे यहाँ पर दुनिया के 1/3, मतलब कि अगर दुनिया में 100 हाथी हैं तो उसका 1/3 हाथी हो गया वो बोत्सवाना में पाया जाता है। हमारे यहाँ पर हाथी की कमी नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिक्स लोगों ने बोला कि नहीं, बोत्सवाना गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो बोत्सवाना है वो अपने हाथी अपने साथ वाले जो देश हैं उनको दे सकता है, तो हाथी कम हो जाएंगे। तो बोत्सवाना ने बोला कि हाँ, मैंने अपने हाथी दिए हैं, अपने साथ वाले देशों को भी दिए हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पर हाथी की जो पॉपुलेशन है वो कम नहीं हो रही थी, और साइंटिफिक हमने तरीके अपनाए उससे भी कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी खबर। अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है एलिफेंट्स की, हाथी के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है आपकी बोत्सवाना में। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि क्या बोत्सवाना सही स्टैंड पर है, ठीक है, या जर्मनी सही स्टैंड पर है, कि क्या बोत्सवाना को दोबारा से ये जो एलिफेंट की, जो हाथियों की जो शिकार है, उसको बैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कमेंट सेशन में बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप बताइए कि भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा हाथियों की पॉपुलेशन कौन से राज्य में पाई जाती है। अब मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है इसको अटेम्प्ट आप ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो हम लोग आपको देते हैं, आप अपने उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम में आएगा तो गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट इन इंडिया प्लान टू डेप्लॉय आर्टिफिशियल रीफ इन द अरेबियन सी, कि हाल ही में भारत के किस राज्य में अरब सागर में कृत्रिम चट्टानों को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। क्या वो गोवा है, महाराष्ट्र है, या फिर कर्नाटका है, या फिर गुजरात है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में ये बोला गया है कि हम लोग एक आर्टिफिशियल कृत्रिम चट्टान बनाएंगे, महाराष्ट्र के मुंबई के वर्ली। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्ली कोलीवाड़ा में, ठीक है, ये जगह है, वहाँ पर बनाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो आर्टिफिशियल रीफ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारा जो ओशन के अंदर या फिर समुद्र के अंदर जो भी जीवन है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेचुरल हैबिटेट हम लोगों को जो मछलियाँ होती हैं उनको प्रदान करती है। दूसरी बात ये होती है कि ये मछलियों के रहने की जगह, ठीक है, मतलब कि जो नर्सिंग ग्राउंड होता है मछलियों का, कि यहाँ पर आके मछलियाँ जो है वो रह सकती हैं, पनपेंगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा तादाद में ये डेवलप हो जाएंगी मछलियाँ, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये बोलना है उनका। साथ में उनका ये भी बोलना है कि अगर हम लोग कोरल रीफ्स को, ठीक है, या फिर कृत्रिम चट्टानों को, मूंगा चट्टानें जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनको अगर हम लोग आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से डेवलप कर देंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ डेवलप हो जाएंगी, खुद ही पनपने लगेंगी। तो उससे क्या होगा कि हमें समुद्र के और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे जो हमारी एनर्जी है वो कम खर्च होगी, क्योंकि समुद्र में अंदर जाने से क्या होता है कि हमारी पेट्रोल खर्च हो रही है, और भी एनर्जी के रूप और खर्च
सर्च होते हैं, तो हमें अगर हमें तट के पास ही मछलियाँ मिल रही हैं तो हमें और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि इस चीज़ से एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि जो आपकी बॉटम ट्रॉलिंग होती है, ठीक है, बॉटम ट्रॉलिंग को बात करें तो समुद्र के अंदर एक चीज़ डाली जाती है कि अंदर से खदेड़ खदेड़ के मछलियों को जाले में भर के लाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो अंदर के जो जीव जंतु जो बॉटम पे रहते हैं, तल पे रहते हैं समुद्र के, उनको खतरा होता है। तो यहाँ पर अगर समुद्र में मछलियाँ आपको कोस्ट पे ही मिल जाएगी, तट पे ही मिल जाएगी, तो बॉटम ट्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो कि हमारे वातावरण के लिए ख़राब होती है बॉटम ट्रॉलिंग। तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब हमने यहाँ पे कृत्रिम चट्टानें बना दी हैं, ठीक है, कृत्रिम चट्टानें बना दी हैं, कोरल रीफ्स बना दी हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो जो समुद्र की लहरें जो आएंगी वो हमारे तट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। ये फ़ायदा हो गया। अब और फ़ायदा ये है कि हम लोग यहाँ पर इको टूरिज़्म का भी बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है ना, इको टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि टूरिज़्म भी किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में बन के आ सकते हैं सारे बता दिए हैं। इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं जो कि हम लोगों से गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको रेगुलरली ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ आपको MCQ भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योगा महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। यहाँ पे पूछा है कि योग महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने करा था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है पुणे में, ठीक है। अब आप बताओ कि इंटरनेशनल जो योगा डे है वो कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। साथ में जो यूनाइटेड नेशन था ना, उसने 21 जून को योगा डे डिक्लेयर करा था 2014 में, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर करा था। अब ये योगा महोत्सव मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ मनाया गया, पुणे मनाया गया। कौन मनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मनाता है। अब देखो आयुष ही मनाएगा क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कहीं ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर तो नहीं है ना, ये नहीं है, आपको आयुष ही लगाना है, ठीक है। ये हमारी बात होगी 21 जून होगी, 2014 में डिक्लेयर करा था यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को एज अ योगा डे, ये बात होगी। अब देखो 21 जून क्या है, 21 जून भी एक इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर आपका समर सॉलिस्टिस होता है। अब इसको हिंदी में बोले तो उत्तर अयनांत होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका यहाँ पे पृथ्वी है, ये आपका सूरज है। जब आपकी पृथ्वी, ठीक है, और जो सूरज की जो किरणें होती है ना, वो डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, मतलब कि जो आपके कर्क रेखा पर पड़ती है, तो उसको 21 जून होता है, समर सॉलिस्टिस होता है। यहाँ पर आपके दिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और आपकी जो रातें हैं वो छोटी होती हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपका जो है इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। और योगा महोत्सव, योगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज कहाँ करा गया, पुणे में ऑर्गेनाइज करा गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। चलिए, और 21 जून को डिक्लेयर कब करा था इंटरनेशनल डे, 2014 में डिक्लेयर करा था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय। किसने रिलीज़ करी है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो वो की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी के जो मामले हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इंडिया जो है वन ऑफ द नेशन है जो कि बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी के जो हम बोले इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हेपेटाइटिस जो होता है ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितने टाइप का होता है, ये आपका 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये हो गया। अब ये जो हेपेटाइटिस होता है सबसे मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस बी और सी ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो हेपेटाइटिस है इसको कुछ हेपेटाइटिस को वैक्सीनेशन, मतलब कि जो आपका टीकाकरण होता है ना, उससे भी हम लोग रोक लगा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। और अगर हेपेटाइटिस जो होता है वो कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है, वो इफ़ेक्ट करता है आपके लीवर को। इससे आपको लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस और
और लीवर से रिलेटेड जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं, और कभी कभी तो इंसान की मृत्यु और डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज़ करी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एम ये भी है कि जो नए इन्फेक्शन होंगे हेपेटाइटिस बी के उसको 90% कम करेगी और उनसे होने वाली मौतों को 65% कम करेगी 2016 से 2030 के बीच में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्विंग 2024 एज अ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण के वर्ष के रूप में मनाएगा? अब देखो 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में कौन मनाएगा? क्या वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इंडियन आर्मी है या फिर इंडियन नेवी है? तो इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन मतलब कि 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण के वर्ष के रूप में कौन मनाएगा? इंडियन आर्मी मनाएगी। यहाँ पर क्या है कि इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, अब जो भारतीय सेना है वो आधुनिक बल में परिपक्व होने की कोशिश कर रही है। उसका ये कहना है कि हम लोग ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जैसे कि ड्रोन्स हैं, उनके जो भी वेपन्स हैं उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए। ठीक है, अपने आप को परिपक्व कर लें और एक क्या बोलें, एक परिपक्व टेक्नोलॉजी वाली आर्मी को क्रिएट कर सके। क्योंकि ये कैसे बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर हम बोलें कि विश्व में कैसा माहौल बन रहा है कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है, रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको देखते हुए ये ज़रूरत आन पड़ी है कि आज के डेट में कि हमें कि भारतीय इंडियन आर्मी को भी टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए। बस इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इंडियन आर्मी ने 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बनाने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा कि IIP इज़ कंपाइल एंड पब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। इसका मतलब हुआ कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब ये क्या है? IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये मंथली जारी होता है कि हर महीने ये रिपोर्ट जारी होती है। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना, कि जो हमारे उद्योग चल रहे हैं उनकी क्या हालत है, क्या वो ग्रोथ कर रहे हैं या फिर वो नीचे बैठ रहे हैं, इनमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उनके ग्रोथ रेट को यहाँ पर देखा जाता है, बताया जाता है। और यहाँ पर जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इसको कंपाइल करती है, ठीक है, मतलब बनाती है और पब्लिश करती है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर करती है? वो है आपकी यही वाली मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके क्वेश्चन में ये मिनिस्ट्री नहीं दे रखी है और CSO दे रखा है, ठीक है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अगर नहीं दे रखा है, CSO दे रखा है, तो आपका आंसर CSO भी सही होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस इंडेक्स में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को उनकी जो ग्रोथ है, क्या है, नीचे गिर रही हैं, बढ़ रही हैं, उनको लिया जाता है। अब कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं? वो है आपका कोयला, मतलब कि आपका हो गया कोल, ठीक है, फिर है आपका क्रूड ऑयल हो गया, फिर है आपका नेचुरल गैस, फिर है आपकी रिफाइनरी, और फिर है स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र्स है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। इनके ऊपर पूरी की पूरी हमारा जो देश है, भारत है, उसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी टिकी होती है। ठीक है, ये 8 हैं, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इसीलिए इनका ही इंडेक्स निकाला जाता है, इन्हीं के वेटेज और इन्हीं की ग्रोथ के बारे में जाना जाता है। अब ये इंडेक्स तो निकल गया, इसका फ़ायदा क्या हुआ?
इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो पॉलिसी मेकिंग होती है, कोई भी पॉलिसी बनानी है वो हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो इस इंडेक्स को देख के बनाएगी। हमारी आरबीआई है वो भी पॉलिसी बनाने से पहले इस इंडेक्स को देखेगी। तो ऐसे जो इंडेक्स होते हैं ये पॉलिसी मेकिंग में हमें हेल्प करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, ये जो जीडीपी हमारा आता है ना, एडवांस जीडीपी आ गया या फिर साल में क्वार्टरली हमारा जीडीपी आ गया, उसको बनाने में भी, उसके कैलकुलेशन में भी ये हेल्प करती है। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, आपको बिल्कुल सही कर आना है कि ये ईयरली नहीं है, ये मंथली है। इंडस्ट्री की ग्रोथ है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, सीएसओ निकालता है जो कि इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। साथ में 8 कोर इंडस्ट्री मैंने आपको बता दी, और ये पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई की, और जीडीपी भी बनाने में हेल्प करती है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।